हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा सांख्यिकी का कुल 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम सांख्यिकी के 9वें वीडियो को बना रहे हैं। सांख्यिकी के 8वें वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। आज सांख्यिकी के 9वें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्नावली 14.2 का होगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। तो चूँकि लगातार हम 4 क्वेश्चन आपको हल करा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप इनके आधार पर निश्चित तौर पर अपने मन से लगा सकते हैं, स्वयं से हल कर सकते हैं। अगर आपने सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा तो 100% आपसे बहुत इजी वे में हल हो जाएगा। हालांकि चौथा क्वेश्चन भी बहुत से बच्चों ने लगा लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से हमने कहा कि एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का नहीं आ रहा, किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही है, तो यहाँ पर देखकर वो अपना कन्फ्यूजन, अपनी समस्या को दूर कर ले। तो ठीक है, हम चलते हैं सांख्यिकी के क्वेश्चन प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बंटन। ध्यान से देखते जाइए, आपको 100% समझ में आएगा। बंटन का मतलब होता है वितरण। ये जो सारणी दिया गया है, इसी को बंटन कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। अब कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों के हमको बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा सकते हैं। इसमें हम लोग करेंगे कैसे? सबसे पहले हमको बहुलक ज्ञात करना है, फिर माध्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बहुलक का सूत्र बहुत अच्छे तरीके से बताया, अब आप उस वीडियो को देखकर बहुलक के सूत्रों को देख लीजिए और वहाँ पर याद भी करवा दिए हैं। ठीक है, हम चलते हैं, बहुलक को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बहुलक को ज्ञात करेंगे, फिर हम लोग माध्य को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉल्व लिखा। ठीक है, सॉल्व ऐसे आप मान लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। हालांकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और अगर केवल बहुलक या माध्य ज्ञात करने के लिए देता है तो 4 नंबर का देता है, लेकिन अगर बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने के लिए देगा तो आपको 6 नंबर का देगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। बहुलक भी ज्ञात करना आ जाएगा और माध्य भी ज्ञात करना आ जाएगा। ठीक है, अगर बहुलक पूछा तब भी ज्ञात कर लेंगे, 4 नंबर हमको मिलेगा। अगर माध्य केवल पूछा तो माध्य ज्ञात कर लेंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। अगर दोनों को मिक्स करके पूछा तो 6 नंबर का देगा। ठीक है, 6 नंबर बड़े क्वेश्चन में आता है यूपी बोर्ड में। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, आसानी से, बहुत व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। हर बच्चे को समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऐसे अब आप परीक्षा में सॉल्व कैसे करेंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको सबको समझ में आएगा। ठीक है, यह किस प्रश्नावली का है? प्रश्नावली 14.2 का, एक्सरसाइज 14.2 का। आप इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, इसके आधार पर आगे के 2 सवालों को हल करिए। उसके बाद बाकी जो आपके एग्जाम्पल बचते हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी को सीख जाइए, कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं, इसी को ही सीख जाइए, या इसके पहले किसी क्वेश्चन को सीख जाइए। बस वही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है, उसी पैटर्न पर सेम पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व। अब सॉल्व में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बहुलक। ठीक है, अब हम बहुलक में एक चीज़ जानते हैं, बहुलक का सूत्र हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बहुलक को मोड बोलते हैं, MO से व्यक्त करते हैं, MODE, मोड माने बहुलक होता है। ठीक है, अब MO को जब व्यक्त करते हैं तो MO का सूत्र क्या होता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया, L1 प्लस। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला F1 माइनस F0,
अब बटे हमने कहा ऐसे आप इजी वे में याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। f1 माइनस f0, अब बटे फिर यही चीज़ लिखेंगे f1 माइनस f0 और गुणे सॉरी एक मिनट, इतना लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको दुगुना कर देंगे, इसको ऊपर वाला चीज़ यहाँ लिखेंगे, ऐसे सेम लिखेंगे। ध्यान से देखिए बहुत इजी तरीके से, अक्सर लोगों को सूत्र भूल जाता है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं आप इजी तरीके से देखते जाइए, आपको नहीं भूलेगा। f1 माइनस f0 अपान f1 माइनस f0 लिख लिए। फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे, इसको दुगुना कर देंगे, यहाँ पर फिर माइनस f2 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ci लिखेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब यही हमारा मोड का सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, साल्व ऐसे लिखेंगे, बहुलक लिखेंगे, क्योंकि ये सूत्र आपके मन में भी होना चाहिए और नहीं है तो ऐसे कहीं साइड में आप लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, जैसे ये देखिए दो पंक्तियां दी गई हैं, दो पंक्तियां या इनको कॉलम बोल लीजिए, दो कॉलम दिया गया है, तो पहले कॉलम को आप लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग लिख सकते हो। पहले कॉलम को आप चाहो तो वर्ग अंतराल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग अंतराल, मन कहे वर्ग अंतराल लिख लो, मन कहे प्रति शिक्षक विद्यालय की संख्या लिख लीजिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिख लेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग इसको बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता को आप लोग एक बात जान लीजिए, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ऐसे सीधी सीधी स्केल से लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको एफ लिख लीजिए। क्या करना है, अब इसको 15 से 20 ऐसे आप ध्यान से लिखिए, 20 से 25 आप एकदम समझ गए, 15 से 20 5 बढ़कर है, 15 में 5 जोड़े 20, अब 20 में 5 20 लिखेंगे, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे, फिर 25 लिखेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 लिखेंगे 5 जोड़ेंगे 35, 35 लिखेंगे 5 जोड़ेंगे 40, 40 लिखेंगे 5 जोड़ेंगे 45। अब हम देखते हैं 55 तक लिखा गया है, 45 लिखेंगे 5 जोड़ेंगे 50। ठीक है, 50 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और इसको देखिए ध्यान से, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सबको समझ में आएगा। ठीक है, और जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया जाता है आपको बहुत कम जगहों पर मिलेगा। आप इनको देखिए, ऐसे ये बारंबारता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था, दूसरा स्तंभ जो होता है या दूसरी पंक्ति जो होती है वो बारंबारता होती है, 0 0 2। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करने नहीं भैया। ठीक है, हम पहले बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब बहुलक में क्या होता है, हम बारंबारता में देखते हैं, बारंबारता में अब ध्यान से देखिए, इसमें किस बारंबारता किस कौन सा बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक, उसी को बॉक्स बना दीजिए। 3 से बड़ा तो 8 हो गया, 8 से बड़ा 9 हो गया, 9 से बड़ा 10, 10 ही सबसे बड़ा अंक है। ठीक है, तो जो 10 सबसे बड़ा अंक है उसी को घेर दो, कुछ करना नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे बोर्ड परीक्षाओं में करेंगे, कॉपी में करेंगे, बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। और नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कतें होगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, इसको बॉक्स में घेर देते हैं। हमेशा जब भी बहुलक ज्ञात करना हो तो बहुलक का मतलब होता है जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक हो तो वही बहुलक होता है। तो बारंबारता देखिए किसके, इस वर्ग अंतराल का बारंबारता 10 है। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता वाले लिस्ट में देख लीजिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसी को बॉक्स बना दीजिए। और इसके सामने देखिए, इसको देखिए, इसके सामने जो वर्ग अंतराल है इसको भी भैया बॉक्स बना दीजिए। बस बॉक्स ही बना रहे हैं, ऐसे बॉक्स बनाइए। और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे f1, मतलब f1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। देखिए यहाँ f1 है ना, f1 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। और इसके पहले जो अंक है, f1 से पहले जो भी ऊपर रहेगा, जस्ट ऊपर, f1 से जस्ट ऊपर वाला अंक f0 हो जाता है। और f1 से जस्ट नीचे वाला अंक f2 हो जाता है। क्या दिक्कत है, देखिए f0 मिल गया, f1 मिल गया, f2 मिल गया। बहुत इजी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए, और इसमें देखिए इसके सामने जो वर्ग अंतराल है, इसमें ये जो पहला अंक है ये लोअर लिमिट है, 30 हमारा क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, तो इसको L1 लिख लेंगे, ये हमारा L1 है। ऐसे कॉपी में भी, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में भी
आप इसको ब्लू से लिखकर ब्लैक से ऐसे बॉक्स बना के ऐसे डिनोट कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से सर जी चेक करेंगे और बहुत अच्छे से आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमको 11 मिल गया है। 11 देखिए यही होता है, हमेशा याद रखिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको बॉक्स बना लेंगे, फिर उसके सामने वर्ग अंतराल वाले को भी बॉक्स बना लेंगे। वर्ग अंतराल में जो पहला अंक है, 2 अंक होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा। ये 30 छोटा है, 35 बड़ा है। ठीक है, तो हम जो छोटा अंक है उसको L1 मानते हैं, बड़े अंक को L2 मानते हैं। L2 की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, और ये जो बॉक्स बनाए हो, सबसे बड़ी आवृत्ति 10 है, 10 से बड़ा इस लिस्ट में कोई नंबर नहीं है। इसी को बॉक्स बनाना, इसको F1 लिखना है। F1 बराबर 10 हो गया, और F1 के जस्ट ऊपर वाला अंक F0 होता है, तो F0 हम लिख लेते हैं। और F1 के जस्ट नीचे वाला अंक F2 होता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक चीज़ और चाहिए, CI, क्लास इंटरवल चाहिए। तो क्लास इंटरवल ज्ञात करने का बहुत अच्छा तरीका है CI। अच्छा, आपकी किताब में H के रूप में भी दिया है, आप चाहो तो H भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे बड़े जब क्लासों में जब जाओगे तो वहाँ CI ही मिलेगा। तो बढ़िया है, आप प्रैक्टिस यहीं कर लीजिए। ठीक है, CI क्या होता है, किसी एक, ये जो वर्ग अंतराल है, कोई एक ले लीजिए, कोई एक वर्ग ले लीजिए। चलिए हम पहला वर्ग लेते हैं। इसमें से एक कम है, ज़्यादा है, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, वही वर्ग अंतराल हो जाता है, CI हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए। ज़्यादा में से कम वाला घटा दीजिए। 20 - 15 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। बहुत अच्छे से, आप कोई ज़रूरी नहीं इसी का लीजिए, आप इसका भी लीजिए। 25 में से 20 घटाएंगे तब भी 5 आएगा, 30 में से 25 घटाओगे तब भी 5 आएगा। तो वही हमारा क्लास इंटरवल होता है, वही हमारा CI होता है। CI का मतलब इनके बीच में कितने अंक की गैपिंग चल रही है। 5 अंक की यहाँ भी, 5 अंक की यहाँ, 5 अंक की यहाँ, हर जगह 5। 30 में 5 जोड़ोगे 35, 35 में 5 जोड़ोगे 40, तो वही CI है भैया। ठीक है, अभी इसमें आप क्या करिए, अभी इसमें आप हल कर लीजिए। L1 का मान रख दीजिए, L1 का मान 30 हो गया, 30 लिख देते हैं, प्लस F1 का मान कितना हो गया, 10। तो देखिए F1 यहाँ पर 10 रख दीजिए, F1 बराबर 10। सब लोग हल कर सकते हो बहुत अच्छे से। F0 माइनस है, माइनस लिखे, F0 है, तो F0 का मान कितना आया है, 9 आया है, 9 आया है, हम इसको लिख देंगे। अब 2, अभी यहाँ पर देखिए 2 और F1 के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ पर गुणा होता है। याद रखिए, कभी भी 2 अंकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। तो गुणे का निशान लगा देते हैं, चाहे क्रॉस वाला निशान लगा दीजिए, चाहे इंटू वाला लगा दीजिए। तो देखिए F1 का मान कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, माइनस। अब देखो F0 का मान कितना है, 9 है, माइनस F2 का मान कितना है, 3 है। अब गुणे CI का मान कितना है, 5 है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल हल है। ये 30 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 हुआ। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 10 में से 9 गया 1। अब ये देखिए पहला काम जो है गुणा का होगा। याद रखिए, पहले इधर गुणा कर लेते हैं, तो 10 दूना 20। अब यहाँ पर दोनों के सामने ऋण है। हमेशा याद रखिए, अगर अंक लिखे गए हैं और उनके सामने अगर ऋण दोनों के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन सामने ऋण ही लिखा जाएगा, चाहे जितने अंक लिखे हों। अगर सबके सामने एक ही प्रकार के चिन्ह हैं, जैसे ऋण है, तब भी जुड़ेंगे, लेकिन उनको जोड़कर तब ऋण ही लिखेंगे। और अगर धन है तब भी जोड़ेंगे, लेकिन उनके सामने धन लिखते हैं। तो इन अंकों को देखिए, 9 और 3 के सामने ऋण है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और सामने ऋण ही लिखेंगे, इनको घटाना नहीं है। ठीक है, सेम चिन्ह होने पर जुड़ता है। तो 9 × 3 = 12 माइनस 12 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए 30 प्लस 12 में से 20 में से 12 गया, 8 हुआ, गुणे 5 हुआ। अब देखिए कितने आसानी से आ गया, 5 × 1 = 5। यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, हम बहुत आसानी से बता रहे हैं, इत्मीनान से, हर कमज़ोर बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए। देखिए जब ऐसे गुणे होना है तो हर की चिंता मत करिए, इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता। गुणे में ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। तो नीचे तो कोई अंक नहीं है यार, कहाँ गुणा करोगे, ऊपर का गुणा ऊपर करो। 5 × 1 = 5, 5/8। अब देखिए आप क्या करेंगे, 8 से 5 में भाग दे दीजिए। 8 से जब हम 5 में भाग देंगे
तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम दूर कर देते हैं इसको, दशमलव लगाएंगे 0 होगा, ठीक है। अब 8 6 48, 48 हो गया, कितना बचा 50 में से 48 गया, 2 बचा, दशमलव लगाए, 8 दूना 16, 2 बार टेबल जाएगा, ठीक है। 4 बचा, दशमलव बनाते 0 और 8 5 40, कट गया बहुत इजी में। तो यहाँ पर इसको भाग देने से 8 से 5 में जब भाग देंगे तो 6 2 5 बचेगा। अब इनको जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूर्णांक है, ये दशमलव के बाद की संख्या अपूर्णांक है, तो ऐसे कभी जोड़ा जाए हो, पूर्णांक हो और अपूर्णांक हो, ऐसे जोड़ना है तो ऐसे बस 30 लिख दीजिए पूर्णांक, फिर दशमलव के बाद अपूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका जो है बहुलक हो गया, ये बहुलक हो गया, मोड हो गया, मोड, इसी को आप लोग बहुलक कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बहुलक, ठीक। अब बहुलक को एमओ से भी व्यक्त करते हैं बहुत से लोग एमओ बहुलक ही लिखते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग चलते हैं, बहुलक के बाद हमको माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि चलते हैं एक बार हम फिर से बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम लोग माध्य सीखते हैं, ठीक है। आज के बाद ये प्रश्नावली ख़त्म माना जाएगा, इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं आप स्वयं से लगाइए और बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बहुत बल लगा कर बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। माध्य देखिए, इसको अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, फिर साल लिखेंगे। हालांकि वहाँ पर साल मत लिखिएगा, वहाँ पर बस एक बार साल लिख लीजिए, बहुलक लिख लीजिए, फिर माध्य, ऐसे बोर्ड परीक्षा में हम लोग करेंगे। माध्य को ज्ञात करने के लिए फिर वही चीज़ हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, इसको वर्ग अंतराल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से। बस उसके बाद इसको बारंबारता एफ लिख देते हैं, ये भी कोई समस्या नहीं, ऐसे लिख दीजिए। वर्ग अंतराल में कितना है, 15 से 20, 5 5 का अंतर है, वही जो अंतर होता है उसी को CI बोलते हैं। 20 से क्या है 25, 25 से क्या है 25 से 25 से जो है 30 है, और 30 से क्या है 35 है, 35 से क्या है 40 है, और 40 से क्या है 45 है, 45 से 50, 50 से 55, 55 तक ही पहुंचा था, ठीक है। अब इसमें कुछ करना नहीं भैया जी, इसमें आप क्या करिए, यही 3 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 10, ठीक है, 8 9 10 3, ठीक, 0 0 2। अब इसको हम लोग लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं अच्छे से, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं है, पहला काम तो हमको जो है माध्य का सूत्र याद होना चाहिए, तो हम कल्पित माध्य वाला सूत्र आपको बताते हैं, ठीक है। अब कल्पित माध्य वाला जो सूत्र है वो यही है, माध्य का सूत्र, मीन का। यहाँ पर देखिए AM प्लस सिग्मा FD अपान N गुणे CI। अब देखिए इसमें क्या करना है, बहुत अच्छे से हमको n चाहिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी f को जब हम जोड़ते हैं तो हमको n मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से n मिल जाता है। तो इनको हम जोड़ डालते हैं, ठीक है। तो इनको जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। हमने क्या बताया था, कभी भी f को जब आप जोड़ते हो तो n मिल जाता है, ठीक है। तो f को जोड़िए, 8 3 11, 11 9 20, 20 10 30, और 30 5 35, तो ये 35 हो गया। कितने आसानी से हो गया। अब हमने ये चीज़ बताया था कि यहाँ पर इसको आप पद विचलन विधि से ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर d मान लीजिए, और d को मानने के लिए हमने बताया कि बीच में किसी भी अंक को 0 मान लीजिए, चाहे जिसको मन कहे उसको 0 मान लीजिए, बीच में लगभग रहे। आप किनारे भी मान लोगे तब भी आंसर आपका आएगा, ठीक है, लेकिन लगभग बीच में आना चाहिए, इससे आंसर के हम बहुत सटीक होते हैं, बहुत आंसर के करीब होते हैं, लगभग में होते हैं एकदम, ठीक है। तो देखिए माध्य का मतलब बीच का अंक ही ज्ञात करना है, तो चलिए हम 3 को 0 मान लेते हैं। बाकी आप किसी को 0 मान सकते हैं, या किसी का मन कर रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं सर जी इसको 0 मान लीजिए, तो चलो हम 10 को भी 0 मान लेते हैं। अच्छा, जिसको 0 आप मानिए उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा जिसको आप 0 मानिए, 10 को 0 माने हैं तो 10 के सामने वाले वर्ग अंतराल को आप बॉक्स बना दीजिए, वहाँ से AM ज्ञात होगा। समझ में आ गया, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताए। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ के ऊपर
यहाँ के ऊपर -1, हर सवाल में ऐसे करेंगे, ऊपर -1, एक की उल्टी गिनती ऋणात्मक में लिखते जाएंगे, ठीक है। -1, -2, -3, और नीचे क्या करेंगे, +1, +2, +3, ठीक है, और +4, ऐसे कर लेंगे। हर सवाल में ऐसे करना है। हम पीछे कई सवालों में आपको बताए हैं। अब देखिए बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ FD है, F गुणे D है। FD का मतलब होता है बीच में गुणा छिपा है। सूत्र को देखिए, यन तो हमको मिल गया, अच्छा FD चाहिए, F गुणे D, सिग्मा FD चाहिए। तो सबसे पहले आप FD ज्ञात करिए। तो FD ज्ञात करने के लिए इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से, यहाँ पर हम बकवास नहीं करते हैं। आप अच्छे से अगर पढ़ने आए हैं तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एकदम समझ में आएगा, ठीक है। FD का मतलब होता है F गुणे D, ये बीच में गुणे का चिन्ह है, इनटू है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है। तो इनका गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, ऋण में है तो ऋण में लिखिए, ऋण 9। क्या दिक्कत है भाई, 8 दूनी 16, -16 लिख दीजिए। ऋण में धन ऋण का गुणा ऋण होगा, आपको ऋण तो लगाना पड़ेगा, ठीक। 9 एकन्नम 9, तो -9, 9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 शून्यम 0, यहाँ पर भैया 0 हो गया। 10 शून्यम 0, चाहे 1 0 लिखिए, चाहे जितने 0 बना दीजिए, 2 0 बना दीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, ए भी धन में, कोई चिन्ह माइनस में नहीं है। 3 एकन्नम 3, 2 शून्यम 0, इसको लिख दीजिए, 3 शून्यम 0, 4 दूना 8। अब हमने कहा था इसको जब जोड़ेंगे, FD को जब जोड़ते हैं तो सिग्मा FD बनता है। यही मेन लाइन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। मतलब FD को, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, हमेशा याद रखिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। किसको जोड़ा जाएगा, सिग्मा के सामने FD है, ये सिग्मा है, सिग्मा के सामने FD है, FD को जोड़ा जाएगा। तो FD ये है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सिग्मा लिखिए, FD लिखिए, बहुत अच्छे तरीके से जोड़ लीजिए, कोई जोड़ना कोई दिक्कत नहीं। आप जोड़ते कैसे हैं, देखिए इनके सामने ऋण है, ध्यान में देखिए, इनके सामने क्या है, ऋण है सबके सामने, तो ऋण वाले एक साथ जोड़ लीजिए। और इनके सामने धन है, माने कोई चिन्ह नहीं तो धन माना जाएगा, इनको एक साथ जोड़िए। तो देखिए 16 9 25, 16 9 25 और 25 9 34, तो ये कितना हो गया, -34 हो गया। हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, ये माइनस माइनस वाला जुड़ा है, तो ये -34। ऐसे परीक्षा में भी, बोर्ड परीक्षा में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब 8 3 11, 8 3 11, ये प्लस प्लस वाले हैं, तो ये कितना हो गया, +11। अब आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फिर से देख लिए, 9 9 18, ठीक है, 17 दूनी, हाँ हो जाएगा, सही है, जोड़ा गया है सही एकदम। अब इसमें एक धन में एक ऋण में, तो काम क्या होगा, घटने का होगा। भले इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होता है, ठीक। एक ऋण में होगा, एक धन में, तो काम घटने का होगा, और अधिक में से कम घटेगा। तो निश्चित तौर पर है, ये ऋण में है धन में है, काम घटने का। आराम से देखिए, ऋण में धन में अगर दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन अदल बदल के है चिन्ह तो काम घटेगा, और किस घटने का होगा। और किस में से कौन सा घटेगा, अधिक में से कम वाला घटेगा। तो अधिक कितना है, 34, 34 में से 11 घटा, तो यहाँ 3 हुआ, ध्यान से देखिए, और 3 में से 1 गया, 2 हुआ। अब इसको आप ध्यान से देखिए, घट तो गया, लेकिन इनके सामने वो चिन्ह लिखा जाएगा जो दोनों में बड़ा अंक था। बड़ा अंक कौन सा था, 34 बड़ा है, तो इसके सामने ऋण है, तो यहाँ पर ऋण लिखा जाएगा। बस यही लाइन देखना है, बहुत से लोगों को यहाँ पर दिक्कत होता है, तो ऋण 23 होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से अच्छे से समझ लीजिए। इनको हम ऋण वाले जोड़ लेंगे, सबके सामने ऋण है तो इन जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद सामने ऋण लिखा जाता है, ठीक है। सेम चिन्ह होने पर जुड़ता है, और जिन सेम चिन्हों को जोड़ा जाता है उसी को सामने लिख दिया जाता है। तो ऋण है, सामने ऋण लिख दिए। अब इनको देखिए, 8 3 11, बहुत अच्छे तरीके से 11 हो गया, +11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गया। अब एक ऋण में एक धन में, तो काम क्या होगा, घटने का, चिन्ह अदला बदला कि काम घटने का हुआ। अधिक में से कम घटेगा, अधिक 34 है, कम कितना है, 11 है, 34 में से 11 गया, 23 हुआ। अब 23 के सामने कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, जो दोनों में बड़ा अंक है, दोनों में कौन सा बड़ा अंक है, ये बड़ा है 34, तो 34 के सामने ऋण है, तो यहाँ पर ऋण लिखा जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास सिग्मा FD हो गया, N हो गया, CI। यहाँ पर CI को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, CI आप पीछे भी ज्ञात किए थे, कुछ करना नहीं था। क्या था, 20 में से 15 घटाओ, 20 में से 15 घटाओगे 5 हो जाएगा।
अब एक चीज़ और आपके पास नहीं है, AM नहीं है, ठीक है। AM भी ज्ञात कर सकते हैं, AM हम ब्लैक से यहाँ पर लिख दे रहे हैं। AM का मतलब होता है, हमने बार बार बताया भैया जी, AM का मतलब यहाँ पर समझिए इसको अच्छे से, ये जो बॉक्स बना है जिसको 0 माने थे उसके सामने हम बॉक्स बनाए हैं, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 लिख दीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर बटा 2 लिख दीजिए, वही हमारा मान AM हो गया। मतलब इसको 30 धन 35 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 धन 35 बटा 2, ये हो जाएगा 65 बटा 2। अब 65 बटा 2 में जब 65 में 2 से भाग देंगे तो ये 32.5 आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से AM आप ज्ञात कर सकते हैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, जिसको 0 मानिए D, ठीक है, D ऐसे हर सवाल में डिविएशन, ठीक है, विचलनशीलता, ठीक है, तो इसको बीच में कहीं 0 मान लेते हैं, लगभग यहाँ पर भी 0 मान सकते थे आप, यहाँ पर भी 0 मान सकते थे, यहाँ पर भी। बहुत आराम से बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते जाइए। अब की नहीं समझ में आएगा तो फिर नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AM का मान देखिए, AM का मान कितना हो गया, 32.5 बस लिख दिए। सिग्मा FD का मान कितना हो गया, -23, तो यहाँ तो प्लस है। अब ये सिग्मा FD का मान -23, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि 2 लगातार अगर चिन्ह हो जाते हैं तो एक चिन्ह को ब्रैकेट में कर लेना चाहिए, ठीक। अब बटे n का मान कितना है, 35 है, बहुत सही। अब गुणे CI का मान आपको याद होगा 5 है, ठीक है, तो 5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 32.5 प्लस, अच्छा प्लस माइनस का गुणा होगा, 2 लगातार जब चिन्ह होते हैं तो उनका गुणा हो जाता है। यहाँ पर बचेगा 23 प्लस माइनस का गुणा माइनस बटा 35 और गुणे 5। अब 5 से 35 काट दो, 5 7 ही 35, तो ये 32.5 और माइनस। अब 7 से 23 में आप भाग दे दीजिए। देखिए 7 से 23 में जब आप भाग देंगे, यहाँ देखिए 23 में, तो 7 तिरिक 21 हो गया, ये 2 बच गया। फिर उसके बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, ठीक। तो 7 दूना 14, ठीक, ये 6 हो गया। फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, 60 हो गया, 7 अठी 56, फिर 4 बच गया, 0 हो गया, और 7 बचे 35। तो देख रहे हैं आप, ये लगातार कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा याद रखिए, ये कभी भाग ख़त्म नहीं होगा, ठीक। अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे, आप दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक नोट करना चाहिए। अगर इस अंक को आप हटा दीजिए, इसका मतलब 2 अंक तक नोट करना है, तो इसके बाद के संख्याओं को हटाना है। तो ये जो बगल वाला 8 के है, दशमलव के बाद 2 अंक रखना है, 1 2, तो बस 8 तक ही रखना है। तो उसके बगल वाला हटाएंगे, और भी अंक होंगे सबको हटाएंगे, लेकिन बगल वाले से मतलब रखिए, यहीं से हटाना शुरू करेंगे। अगर ये संख्या 4 से बड़ी है, ध्यान में रखिए, ये संख्या 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी होने पर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। हालांकि नहीं भी ऐड करोगे, डायरेक्ट 3.28 लिखेंगे, तब भी आपका आंसर सही है। लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से अगर सीखना चाहते हैं तो इसका तरीका यही है, अगर ये संख्या 4 से ज़्यादा है हटाने वाला, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 3.29 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं। इसको घटाना बहुत आसान है, 32.5। अब इसको घटाना है भैया, ये भी दशमलव में तो ये भी दशमलव में। लिखने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, ठीक है। पहला काम दशमलव वाले जोड़ घटाने बहुत ध्यान से लिखना चाहिए, ठीक है। पहले अंक नहीं लिखना चाहिए, पहले दशमलव के नीचे दशमलव फीड करिए। इधर 2 है, 9 है, और इधर क्या है, 3 है, बहुत सही। अब देखिए इसमें क्या करिए, माइनस कर दीजिए, घटाना है। इसके ऊपर अगर कोई अंक नहीं तो 0 अपनी ओर से बढ़ा देना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें से उधार लेगा, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, अब ये कितना हुआ, ये 12 में से 3 गया 9, तो 29.21 ये आपका क्या हो गया, माध्य हो गया। तो इसने क्या कहा, दोनों माध्यकों की तुलना करिए। तो तुलना क्या करना है, इसके पहले वाला जो आंसर आया था लगभग कितना आया था, हमको याद नहीं आ रहा है, इसके पहले कितना आया था, 1 मिनट, 30.625 आया था, ठीक है। इसके पहले वाला जो आया था 30.265, तो आप उसको कहेंगे कि इसकी बहुलक जो होगा 30.625 होगा, और इसके दोनों मापकों की व्याख्या, और इसका जो औसत होगा, शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है बहुलक जो है 30.625 होगा, 30.625 होगा, और इसका औसत मतलब माध्य, ठीक है, इसका माध्य 29.21 होगा। बस यही बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा में यही चीज़ आप लिख देंगे कि बहुलक बराबर 30.65, बहुलक इक्वल टू 30.625। और देखिए, और माध्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 29.21। कोई दिक्कत नहीं। अब आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, और जस्ट हम अगले वीडियो में माध्यिका को सीखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से सीखेंगे, और बहुत जल्द हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत आराम से हमने बताया। अब इसके बाद हम माध्यिका को सीखेंगे, और एक क्वेश्चन आप माध्यिका को देख लीजिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन देखने के बाद आप बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम पूरे समझ लीजिए आपसे हो जाएगा, ठीक है। उससे कहीं इधर उधर क्वेश्चन नहीं आता है, हालांकि पूरी प्रश्नावली हल कराया जाएगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन आप ढंग से सीख लीजिए, उसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।